Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Manisha and today's video's topic is going to be how you can start your OET as a beginner. मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं कि कैसे बिल्कुल शुरू से कैसे शुरू करें, क्योंकि काफ़ी लोग OET करने के उसमें सोच रहे हैं कि OET करें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे करें। तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं जो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या करने वाली हूँ। इसमें मैं 4 तरीके के सिनेरियोज में OET की प्रिपरेशन बताऊंगी, जैसे कि जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, विदाउट जॉब इस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो लोग विद जॉब इस चीज़ को करना चाह रहे हैं, और थर्ड है कि जो 4th ईयर से ही इस चीज़ को शुरू करना चाह रहे हैं, और लास्ट है जो हिंदी मीडियम से है। तो अगर इन चारों में से आपको कोई भी रेलेवेंट लगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ओके, लेट्स बिगिन दिस। सो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी कि बेस्ट क्या होता है। बेस्ट होता है विदाउट जॉब करो, 4th ईयर के बाद करो, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस ले लो तो और बेटर है। अगर एक्सपीरियंस ना लेके भी स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल की वैलिडिटी होती है ना, मान लो क्लियर करके आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं और उस 1 साल के अंदर अंदर आप अपना प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। और आपकी बेसिक इंग्लिश है तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब करनी कैसे है, इन चारों टॉपिक्स को भी कवर करूंगी। पहले बताती हूँ कि बेसिक चीज़ होती क्या है, OET का कैसे स्टेप वाइज करनी है आपको, ठीक है। बिल्कुल आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल OET के बस सुना है, आपके फ्रेंड्स गए हैं और आपने बस थोड़ा थोड़ा कहीं से सुना है कि OET में ये होता है, OET में वो होता है, पर आपने अभी शुरू नहीं किया। तो स्टेप 1 होगा आपका OET को समझना, व्हाट एग्जैक्टली OET इज, ठीक है। क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ। 4 मॉड्यूल्स होते हैं, बाकी सबकी तरह ही IELTS और PT इन सब की तरह ही होता है ये भी। IELTS और PT के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी कंट्री में क्या चीज़ मतलब यूज़ की जाती है और कितना स्कोर उन चीज़ के लिए होता है, वो मैं अलग से बताऊंगी। अभी के लिए आप OET पे फोकस करो, ठीक है। OET सबसे ईजी है इन सब में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो PT आपके लिए बेस्ट रहेगा, बाकी और सारी कंट्रीज़ के लिए OET सबसे बेस्ट है, तो आप इसी चीज़ को चूज़ करो। और कैसे स्टार्ट करनी है। स्टेप 1 होगा आपका कि आपको सबसे पहले देखना है कि OET होता क्या है। 4 चीज़ें होती हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। एक एग्जाम होता है, एक ही दिन होता है, आइल्स की तरह 2 दिन नहीं होता है, एक ही दिन होता है। एक ही दिन में सारे मॉड्यूल्स कवर किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिसनिंग होता है आपका, उसके बाद रीडिंग का एग्जाम उसी के साथ साथ दिया जाता है, नॉट विद लिसनिंग। लिसनिंग खत्म हुआ उसके बाद 10 मिनट का गैप और फिर आपको रीडिंग का मॉड्यूल दिया जाएगा। उसके बाद आपको राइटिंग का मॉड्यूल उसके डायरेक्ट 10 मिनट बाद दिया जाएगा, एंड उसके बीच में कहीं पे भी और कोई गैप नहीं होता और बाहर नहीं जा सकते आप उस टाइम पे। तो वो 3 घंटे आपको पहले ही प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है। इस चीज़ से डरना मत, ये हो जाता है। हमने वैसे भी तो BSc में एग्जाम्स दिए ना 3-3 घंटे बैठ के, तो पता नहीं चलता और वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक स्पीकिंग का होता है, उसके लिए आपको अलग से टाइम दे देते हैं। मेरा था 5:30, वो पहले ही पता होता है। जब हमारा टिकट आता है ना एग्जाम का, हॉल टिकट नंबर आता है, उसी टाइम पे हमें बता देते हैं कि किस टाइम हमारा स्पीकिंग का होगा, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम का होता है कि कैसे क्या होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, लिसनिंग के अंदर सिंपल वो ऑडियो कुछ देते हैं, उसको सुन सुन के लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स वगैरह कंटेन करते हैं उसके लिए एक ब्रीफ वीडियो देख लो आप कोई। मैं अभी जब मुझे टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी, लेकिन आप जब तक आप कोई अच्छी सी वीडियो देख लो जो एग्जाम का पैटर्न समझाते हो, ठीक है। वरना आप खुद भी समझ सकते हो, कोई भी वीडियो से अपना नोट राइट डाउन करो, क्योंकि जब हम नोट बनाते हैं तो मतलब हम सीरियस है उस चीज़ के लिए। तो अपने नोट्स बनाओ और उनसे समझो कि एग्जैक्टली क्या करना होता है, ठीक है। रीडिंग के लिए भी यही है। आप रीडिंग के लिए भी उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, अनसिन पैसेज होते हैं, उनमें से आंसर्स हमें MCQ टिक करने होते हैं और कुछ हमें फिल करने होते हैं। उसका कंटेंट हमारे पास होता है अवेलेबल, ठीक है। कुछ भी खुद से दिमाग नहीं लगाना, इट्स जस्ट अबाउट स्किल्स। हमें स्किल्स मेंटेन करनी है। और अगर आपको इन चारों मॉड्यूल से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे हर एक मॉड्यूल के बारे में टिप्स मिलेंगी अलग अलग, ठीक है। और राइटिंग के लिए तो मैंने बिल्कुल अलग अलग वीडियोस पार्ट वाइज बना रखे, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि राइटिंग और स्पीकिंग की। राइटिंग और स्पीकिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर क्या होता है कि जो राइटिंग होती है, राइटिंग के अंदर बेसिकली ये चीज़ देखी जाती है कि आपको लेटर लिखना होता है किसी पर्सन को, ठीक है।
आप जिस भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है, लाइक आप हैं इमरजेंसी नर्स और आपको लिखना है कि आपका जो पेशेंट है वो कार्डियक का पेशेंट है, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को लेटर लिखना है, रेफर करना है पेशेंट को, तो उस चीज़ के लिए लेटर लिखा जाएगा। या फिर आप एक वार्ड नर्स है और आपको पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तो उस चीज़ के लिए आप होम केयर नर्स को या कम्युनिटी हेल्थ नर्स को बताओगे कि क्या पेशेंट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो एक बेसिकली लेटर होता है, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी होता है, एक बार समझ में आने लग जाए उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद आती है स्पीकिंग। स्पीकिंग में हमारे पास क्या होता है, 20 मिनट का टाइम होता है जिसमें आपसे 5 मिनट वो वार्म अप क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर नर्सिंग प्रोफेशन और व्हाई यू चूज ओईटी। इस टाइप के कुछ वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं जिनको कहा जाता है कि उनको स्कोर उनको उनके लिए आपको जज नहीं किया जाता, बट आपको वो भी प्रिपेयर करके जाने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता वो रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग वाली चीज़ भी सुन रहे हो, क्योंकि रिकॉर्ड तो होती है वो चीज़ भी, लेकिन वो कहते हैं रिकॉर्ड करे लेकिन मार्क्स नहीं लगेंगे, मे भी लगते भी हो, तो आपको अच्छे से बोलना है पूरा का पूरा, ठीक है। डरना नहीं है, नॉर्मल होके अपना स्टार्ट करना है। और 2 क्यू कार्ड दिए जाते हैं जिसमें एक पेशेंट होता है और एक नर्स होती है, और उन दोनों के बीच में बातें होती हैं कि पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा, नर्स को उसका सॉल्यूशन, और दोनों के पास क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड के अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं कि क्या क्या बोलना है पेशेंट को, ठीक है। उसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं है, बस जो है उसकी लाइंस बनानी है, ऐसे है। ये पूरा ओईटी का मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। ये चीजें आप समझो, इसको लिखो, राइट डाउन करो कि एग्जैक्टली कहाँ से क्या होता है। ये अपना स्टेप 1 होगा। सबसे पहले ओईटी को समझो, ठीक है। जब आप स्टेप 1 कर लेते हैं तो स्टेप 2 आता है, वो है कलेक्शन ऑफ मटेरियल। आपको करना है मटेरियल्स कलेक्ट, लाइक रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। इसके लिए बताती हूँ कहाँ कहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मटेरियल के बारे में बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे ही मैसेज करने लग जाते हो कि प्लीज़ मैम मटेरियल दे दो, ये दे दो। मैं ऐसे में नहीं दे सकती यार, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था और मेरे पास अब इतना मटेरियल नहीं है, मेरे फ़ोन की स्टोरेज सब फुल हो चुकी है, तो मैंने सब डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आप कैसे कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ ऊपर, ठीक है। सबसे पहली जगह आप अपनी फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं। फ्रेंड्स के पास काफ़ी मटेरियल होता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जिसने नई नई तैयारी की हो उससे आप मांग लो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स अगर नहीं दे रहे हैं तो आप नियर बाय कोई भी आपके आसपास इंस्टीट्यूट हो, उसको पैसे दे के, थोड़ा पैसा लग रहा है सो के आगे कमाओगे भी तो ना ज़्यादा, तो पैसे दे के आप उनसे मटेरियल ले सकते हो अपने आसपास के किसी इंस्टीट्यूट से। या तीसरी चीज़ कर सकते हो जो मैंने किया था, गूगल। गूगल से आप जशन कलेक्शन होता है एक, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसकी पीडीएफ्स आ जाती है, खोल खोल के, थोड़ी सी मेहनत होती है, खोल खोल के देखना होता है कि हाँ आपके पास मटेरियल, उसको सारा डाउनलोड कर लो, काफ़ी पेजेस का होगा, ठीक है। वो डाउनलोड करके वो आप करा सकते हो। अब वो रेलेवेंट है या नहीं, जो जंशन जशन सॉरी जशन कलेक्शन वाली जो भी आपके पास मटेरियल होगा वो अच्छा मटेरियल ही होता है, ठीक है। तो उस पर डाउट ना करके उसको डाउनलोड करा लो। या फिर आप बी गार्ड वाला कलेक्शन भी डाउनलोड कर सकते हो, ये गूगल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको गूगल पे ये इन केस नहीं मिलता, वैसे तो मिल जाता है बट इन केस नहीं मिलता, तो आप टेलीग्राम पे जाओ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं बता रही हूँ। ओईटी प्रिपरेशन लिखो अपने उस पे सर्च बॉक्स में, और आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करो और उनसे मांग लो, वहाँ काफ़ी लोग होते हैं, कोई ना कोई तो हेल्प कर देगा। 4-5 ग्रुप्स में पता करो और आपको मटेरियल मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई हेल्प कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक हाँ, ये आपको 4 सोर्सेज बता दिए मैंने कि इन सारी जगह से आप अपना ओईटी का कलेक्शन मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, रीडिंग का। अब आती है लिसनिंग। लिसनिंग के लिए आपको क्या करना है, लिसनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाओ, जो मैंने किया और काफी लोगों ने किया है, और ऐसे करके उनका ओईटी क्लियर भी हो गया है, ठीक है। यूट्यूब पे लिखो मैगी रियान, यहाँ साइड में आ रहा होगा लिखा होगा मैगी रियान, या फिर कुछ जे ओईटी लिसनिंग, हाँ, तो वहां से भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और लिसनिंग में कोई भी वीडियो मिल जाए आप उसको प्रैक्टिस कर दो, क्योंकि कुछ सुनने को ही तो मिल रहा है, कुछ प्रैक्टिस करने को ही तो मिल रहा है ना। तो आप कोई भी सामने वीडियो आए उसको कर दो, ठीक है। पीछे से उनकी आवाज आती है, बहुत सारी एड्स आती हैं, बहुत ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को अगर ओवरकम कर लोगे, इन इन सिचुएशंस में अगर आप लिसनिंग करोगे, तो अगर आपको सिंपल लिसनिंग, जब वहां स्मूथ लिसनिंग होगी तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी आपकी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस ऐसे करो। ये आपकी 2 चीजें, 3 चीजें कवर हो गई, शायद 2 चीजें कवर हो गई। अब आती है स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर आपको क्या करना है, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर आपको 2 बुक्स लेनी है, ठीक है। बी गार्ड की बुक्स होती हैं, वो स्पीकिंग और राइटिंग अलग अलग बुक्स हैं, बी गार्ड राइटिंग, बी गार्ड स्पीकिंग, ठीक है। ये दोनों बुक ले लो, इसमें बहुत सारा इनफ मटीरियल है और इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि किस लाइन को कैसे बोल सकते हो।
ठीक है। लेकिन रीडिंग और लिसनिंग के अंदर वो इनफ है, वो सब आप कर रहे हो जो मैंने बताया है। और कुछ वीडियोस देखो, एक चैनल है ओईटी का एडू स्किल्स के नाम से। अगर आपको कोई कोई पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आ रही रीडिंग और लिसनिंग में या स्पीकिंग राइटिंग किसी में भी, तो आप उसका वो पर्टिकुलर चीज लिखो, एडू स्किल्स पार्ट बी लिसनिंग, ऐसे लिखो। इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको उसके बारे में बहुत सारी डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी, और वो वीडियोस को देखो, वहां से नोट्स बनाओ, वहां से देखो कि आपको क्या चीज आपके लिए क्या चीज सही है। लेकिन ये जब भी आपके काम करेगी जब आप खुद से एक बार करके देखोगे। सीधा एडू स्किल्स देखने लग जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस चीज के बारे में बता रहा है। सारी चीजें नहीं करनी। आपको एक चीज बताती हूँ, पहले ये चीज बता देती हूँ। राइटिंग और स्पीकिंग है ना, ये इसके लिए आपको दूसरा इंसान चाहिए चेक करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि दूसरा इंसान ही आपको एक प्रोफेशनल इंसान या फिर एक जिसने ओईटी क्लियर कर लिया है, वही इंसान आपको सही गाइड कर सकता है इस चीज के अंदर। तो उसके साथ प्रैक्टिस करो, उसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी प्रैक्टिस करो जिसे भी इंग्लिश आती है, या कोई फ्रेंड हो जिसको इंग्लिश आती है, किसी के साथ भी। क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ प्रैक्टिस करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब देखो, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ये होती हैं प्राइमरी चीजें। इनके अलावा सेकेंडरी चीजें भी होती हैं कुछ। प्राइमरी चीजें मतलब कि हाँ ये तो सिलेबस है, लेकिन सिलेबस से बाहर आप क्या कर सकते हो। जो स्किल्स होती है ना, वो नोटबुक और पेन लेके सिर्फ इतना नहीं होती, स्किल्स होती है हमारे दिमाग की, राइट। तो मैंने एक कोट भी पढ़ा था कि पता नहीं वो किसी अब्राहम लिंकन का था या पता नहीं किसी का था, ऐसे अच्छे कोई बढ़िया इंसान का था। उन्होंने ये बताया था, उस कोट का मीनिंग बता देती हूँ, कोट एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। कि मुझे अगर एक फॉरेस्ट काटना होगा ना, तो फॉरेस्ट के पेड़ काटने होंगे, तो मैं पेड़ को काटने में लाइक 2 आवर्स में मुझे पूरा फॉरेस्ट काटना है। तो मैं उसमें से अपना 1.5 आवर अपनी उसको एक्स जो होती है, जो हथौड़ा होता है या कुछ भी मान लो जो पेड़ काटने वाली चीज होती है, उसको शार्प करूंगा, राइट। तब मैं उन पेड़ों को काटूंगा। तो उस चीज से मेरे को क्या चीज, उस चीज से मुझे क्या पता चला कि हमें हमारी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए। और खाली उसी इन चीजों को प्रैक्टिस करके नहीं होती, वो और भी चीजें होती हैं जिनसे हमारी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी सीरीज देखो, सीरीज स्टार्ट करो अपनी कोई भी इंग्लिश की। जैसे कि मैं जो देखती थी वो फ्रेंड्स था, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन सा भी मिलता था और खुशी भी होती थी कि हाँ यार लाइफ में सब कुछ ऐसे ही कुछ कुछ चलता रहता है, इट्स ओके। और फिर सुबह एक नई सुबह आती है और नया शुरू हो जाता है कुछ। तो ऐसा कुछ अच्छा सा खुश हैप्पी हैप्पी पीसफुल ऐसा कुछ देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपको बुक्स पढ़नी है, कोई अच्छी बुक। मैं पढ़ती थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप कोई भी पढ़ सकते हो। पावर ऑफ नाउ पढ़ सकते हो, वो भी काफी अच्छी बुक है, ठीक है। और दूसरी चीज कर सकते हो आप, एक सेकंड, दूसरी चीज कर सकते हो आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यार मेरी लिसनिंग और रीडिंग इनमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, और एक ही चीज है जिसने मेरी ये चीज सोल्व करी, और स्पीकिंग भी, कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जब आप कुछ नहीं कर रहे, आप अगर अगर आप अपना घर का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो पढ़ाई से अलग, तो आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो। इनहेल करो, एक्सहेल करो, उस पर ध्यान दो, बस इतना सा करना है। ये आपकी कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा देता है। ये चीज करो, ये आपको डायरेक्ट आप यहां से शुरू करोगे, और ये इस चीज का रिजल्ट आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज में दिखेगा, ठीक है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है अपने घर के अंदर पेस्ट कर दो कहीं कहीं, ठीक है। पेस्ट करना है, क्या पेजेस पेस्ट करने हैं, और उन पे आप अपनी स्पेलिंग्स लिखो। जो आपके अगर स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है तो अपनी स्पेलिंग्स लिखो। अगर आपको फ्रेजेस लर्न करने हैं, कुछ जो स्पीकिंग के फ्रेजेस होते हैं उनको कहीं कहीं चिपका दो, ठीक है। लिख के अच्छे अच्छे फ्रेजेस आपको मिल जाएंगे कहीं कहीं। तो जो जो आपकी मैंने बी गार्ड वाली स्पीकिंग बुक है ना, उसमें दिया है, तो ज्यादा नहीं 5 से 10 कर लो, लेकिन उनको बार बार यूज करो, ठीक है। लेकिन याद करने के तो आप 50 भी कर सकते हो, लेकिन यूज करने वाली बात है ना, तो ज्यादा नहीं 5 से 10 फ्रेजेस याद करो अच्छे अच्छे, और उनको अपने रूम्स में या कहीं कहीं पेस्ट कर लो, और आते जाते उनको देख के बोल लो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है स्पीकिंग के इन फ्रेजेस को लर्न करने का। आसपास लिख लो बड़ा बड़ा, और उनको बोलते रहो जब भी दिखे, ठीक है। और फिर फोर्थ चीज जो आप कर सकते हो, आपको क्या करना है कि आपको करनी है डायरी मेंटेन करनी है। लाइक हम डेली डायरी बनाते थे ना अपने कॉलेज टाइम में, तो ऐसे ही आपको इसके अंदर भी अपनी डायरी मेंटेन करनी है। डायरी में आपको अपना डेली का स्कोर लिखना है, ठीक है।
आपको डेली का स्कोर लिखना है कि आज क्या किया है और मेरा टारगेट क्या है और उस टारगेट को मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ। बीच में लाइन बनाओ, लिखो, डेट लिखो, अपना आज का लिखो स्कोर। रीडिंग, लिसनिंग, शुरुआत इससे कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बारे में लिखना है कि रीडिंग में इतना है, लिसनिंग में इतना है, स्पीकिंग में इतना है और राइटिंग में इतना। जो भी स्कोर है उसको लिखो और फिर साइड में आप बनाओ कि टोटल आपने लिख दिया कि ऐसे ऐसे मेरा स्कोर है। फिर आप उनके साथ साथ टारगेट भी लिखो कि आपके आए हैं 25 लेकिन आपका टारगेट है 35 का। ठीक है, आप साथ साथ लिखो वो चीज कि आपका कितना टारगेट है, क्योंकि फिर हम 28 लिखते तो हमारा ध्यान 28 पे ही जाता है, 25 पे जाता है कि मेरे तो इतने ही मार्क्स आए। इस पे नहीं देखना हमें कितने लाने हैं, मेरे को कितने चाहिए, वो भी फोकस है ना, तो उसको भी लिखो कि टारगेट मेरा इतने मार्क्स का है। और फिर लिखो एक लाइन के इधर लिखो कि व्हाट आई कैन डू टू अचीव दिस टारगेट। तो वहां आप अपने पॉइंट्स बनाओ, खुद से सोचो, यूट्यूब की वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, 4-5 पॉइंट बनाओ कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। लाइक 25 है तो 30 तक आना है अभी मुझे, या 35 तक आना है, तो 35 तक आने के लिए मुझे कितना स्कोर चाहिएगा, क्या और एक्शंस चाहिएंगे, जो कि मैं अगर क्या क्या पॉइंट्स जो मैं सही अच्छे से कर सकूं और मेरे इतने मार्क्स आ जाए। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स लिख लो। और क्या करना है आपको, ये सब चीजें जब आपकी हो जाएगी, आप डेली डायरी ये सब मेंटेन कर लो, तो ये हमारी सेकेंडरी चीजें हैं जिनको करके हम अपनी प्राइमरी चीज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो ये सेकेंडरी चीजें, इनमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको अपने आसपास ये चीज रखनी है और इनको देख देख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया। अब देखो, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओबियसली स्टार्ट प्रैक्टिस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज की। तो इसके लिए आपको कैसे, जो बिगिनर्स हैं उसको कैसे करना है, यूं नहीं है कि आप सारे मॉड्यूल्स आज ही लेके बैठ जाओ, शुरुआत एक मॉड्यूल से करो। ठीक है, सबसे पहले आप लिसनिंग करो, लिसनिंग को 1 हफ्ता दो, बस लिसनिंग, और कुछ भी मत करो। 1 हफ्ता आप लिसनिंग करो। दूसरी चीज आपको रीडिंग सेकेंड हफ्ते से शुरू करो, खुद से ही। सेकेंड हफ्ते में लिसनिंग को भी जो आप कर रहे हो उसको भी कंटिन्यू करो थोड़ा थोड़ा, लेकिन साथ में रीडिंग भी स्टार्ट कर दो। रीडिंग के अंदर आपको क्या करना है, वही अपने सारे प्रिंट आउट करा लो जो भी आपका मटेरियल था, और उसको एक एक करके शुरू कर दो। कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको यूट्यूब पे देखो और अपना फिर उसको और अच्छे से बढ़ाओ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक कुछ लोग पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन पेपर करें जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब हम कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए मैं बोलूंगी 20 से 25 क्वेश्चन पेपर जब आप कर लोगे तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन 20 से 25 यूं नहीं कि आज यूं ही बस लगे पड़े हो, कुछ नहीं। आज जो किया है कल उससे थोड़ा बेटर होना चाहिए, और नेक्स्ट डे उससे और बेटर होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट काम कर जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये करो आप रीडिंग के अंदर। और सेकेंड 2 हफ्ते रीडिंग कर सकते हो आप, 1 से 2 वीक्स। ठीक है, आपके हो गए कितने, 15 दिन हो जाएंगे, ऐसे 15 से 20 दिन हो जाएंगे आपके लिसनिंग और रीडिंग के अंदर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, स्टार्टिंग में इतना टाइम देना पड़ता है। लिसनिंग और रीडिंग के अंदर आपने जब 20 दिन दे दिए, हाँ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आप सोच सकते हो अपना एग्जाम बुक करने का भी सोच सकते हो, या अपनी और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सही लग रहा है। उसके बाद आप करोगे अपना राइटिंग और स्पीकिंग। राइटिंग के अंदर आपको क्या करना है, जो लेटर्स हैं मैंने आपको टिप्स दे रखे हैं, तो उससे आप एक बार उस वाली वीडियो को आप देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि राइटिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो बुक है उसी से करना है, उसी में आप थोड़ा उस चीज को, लेटर्स को लर्न करके लिखो शुरू में, फिर आप खुद के लेटर्स लिखो, फिर किसी से चेक कराओ। ठीक है, ये कुछ राइटिंग के स्टेप्स हैं। और स्पीकिंग में फिर 1 हफ्ता राइटिंग जब कर लो, थोड़ा आ जाए उस चीज के साथ, थोड़ी फ्रेंडली हो जाओ, तो उसके बाद अपना स्पीकिंग शुरू कर दो। ये मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट है, ये कोई लर्निंग वाली चीज नहीं है। स्किल डेवलपमेंट हमेशा एक 1 बाय 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं स्किल्स के अंदर, तो क्यों ना उस चीज को अलग अलग पार्ट को अच्छे से यूज किया जाए। तो इसलिए मैं अलग अलग चीजें बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारे सारे मॉड्यूल्स हो गए। स्टेप 3 में आपको प्रैक्टिस करनी है और आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग और स्पीकिंग की जब बात आए तो किसी इंस्टीट्यूट से बात कर लो। अगर मुझसे करवाना चाहते हो लेटर और स्पीकिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाई के बजाय पूरा ये चीज टाइप करके भेज सकते हो। अगर मेरे पास उस चीज का मतलब टाइम होगा तो मैं पक्का उस चीज को रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है,
तो आप ये चीज़ कर सकते हो। किसी इंस्टीट्यूट से भी बात कर सकते हो, वो भी आपको अच्छे से ये करा देंगे। लेकिन इन चीज़ों को पक्का किसी ना किसी से चेक कराओ, क्योंकि खुद से करते हैं ना, या फ्रेंड्स इतना नहीं बता पाते या कुछ। लेकिन जब हम किसी जिसने वो एग्ज़ाम दे रखा है उससे करवाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जो भी फ्रेंड हो जिसने ओईटी दे रखा हो और क्लियर हो गया हो, उससे भी आप करा सकते हो, ठीक है? ये चीज़ आपने कर ली। उसके बाद आपको करना है ओके, मेरे पॉइंट्स क्लियर कंप्लीट हो गए शायद ये वाले। हाँ, और लास्ट चीज़ जो स्टेप 4 है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आपको मॉक टेस्ट बुक करवाने चाहिए अपने, ठीक है? मॉक टेस्ट आप किसी इंस्टीट्यूट से भी करा सकते हो, उनको कहो अगर वो आपके मॉक टेस्ट कर दे, लाइक 2 से 3 बहुत होंगे, या किसी आस-पास के इंस्टीट्यूट के ओईटी वाले इंस्टीट्यूट पे जाओ, उनको कह दो कोई बात नहीं वो इतना अच्छा नहीं भी कराए, मॉक टेस्ट इज़ लाइक कि आप एक प्रैक्टिस कर लोगे, आपको एकदम से फ़ियर नहीं लगेगा जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, आपको उन चारों चीज़ों की प्रैक्टिस होगी पहले से ही। तो आप लास्ट में के डेज में अपने एग्जाम बुक मॉक टेस्ट दे सकते हो 2 से 3। कोई नहीं, 500 1000 रुपए 1000 तक रुपए लेते हैं। मैंने जिससे करवाया था, मैं बैंगलोर में थी उस टाइम पे, तो मैंने उन्हीं से करवाया था। इतना अच्छा नहीं था उनका, लेकिन पर एक तरीके से मुझे आइडिया हो गया कि एग्जाम डे पे मैं जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा डर ना लगे, ठीक है? क्योंकि हम वैसे ही खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एकदम से हम एग्जाम में जाएंगे तो उस चीज़ का रहता है। तो आप एक बार मॉक टेस्ट दे सकते हो किसी इंस्टीट्यूट से, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस इस टाइम तक दे देना। वो कहेंगे कि हम नहीं कराते, लेकिन फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करके देख लेना, ठीक है? ये कर लेना। ये चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं बताती हूँ कि कैसे। जो लोग विद जॉब हैं, जो लोग विदाउट जॉब है, वो तो ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो जो भी मैंने बताई है। जो लोग विदाउट जॉब है, यार आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यूँ मत डरना मत कि आपसे नहीं होगी, क्योंकि जॉब के साथ मुश्किल होती है, मानती हूँ मैं बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जॉब के साथ भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसी से मेरे को ये मोटिवेशन मिला है आप लोगों को ये चीज़ बताने का। वो जॉब के साथ ही करती थी, ठीक है? उसने बाद में 15-20 दिन की छुट्टी ले ली थी जॉब से। उसने छोड़ दिया था शायद, उसको ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप 20 दिन की अपनी छुट्टी ले लेना एग्जाम से पहले। उसमें आप और अच्छे से कर लेना, लेकिन जब तक आप जॉब कर रहे हो उस टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ है रीड करने हैं इंस्ट्रक्शंस। जो भी बोर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं जिसमें बताया जाता है कि किसी रिलेटिव को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, या किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बताया जाएगा, या कुछ भी, कोई भी इंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हो, मशीन्स पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, कुछ भी आपको ऐसा दिखे तो उसको रीड करो, ठीक है? उसको मन मन में उसको रीड करो कि ये क्या लिखा हुआ है, अच्छे से प्रॉपरली। और कोई भी कुछ भी बोल रहा है आसपास, उसको अच्छे से सुनने की कोशिश करो, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी डायरेक्टली हमारी स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इन चीज़ों को इम्प्रूव करती हैं। तो आप ये चीज़ करो। लेटर्स लिखो, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप लेटर्स लिख सकते हो बैठ के, ठीक है? नाइट ड्यूटी के अंदर लेटर्स लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है? और स्पीकिंग में आप पेशेंस के साथ वैसे ही बोलो। 5 फ्रेजेस लिख लो, अपने अपने घर से लिख के जाओ, और अपने 5 फ्रेजेस को अपनी पॉकेट में रखो, और जब भी आपको टाइम मिले तो उनको पढ़ लो, या पेशेंट के साथ जब भी इंटरेक्ट करो तो उन फ्रेजेस के साथ इंटरेक्ट करो, ठीक है? आसपास लोग, कुछ नहीं होता है, वो सोचेंगे ज्यादा अंग्रेज बन रहे हो, बन रहे हैं भाई ठीक है? अब हमारे हम तुम भी तो अपनी लाइफ के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो हम कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो जस्ट अपनी प्रैक्टिस करो, औरों पे ध्यान मत दो, ठीक है? वो लोग, जब आपका ओईटी क्लियर हो जाएगा ना, तो वही लोग सोचेंगे हाँ यार वो तो ना जब यहाँ हॉस्पिटल में थी तब भी प्रैक्टिस करती रहती थी या करता रहता था, वो काफी ज्यादा अच्छा था, ऐसे से काफी चीजें बोलेंगे। तो वो ज्यादा अच्छा होगा ना, या यूं कहेंगे कि पढ़ती तो थी नहीं तो कहाँ से ओईटी क्लियर होगा? उससे बेटर तो आप पढ़ो, राइट? उनके सामने कोई बात नहीं, लोगों को पता चले तो पता चले, पता तो चलना ही है एक दिन, तो आप बोलो, अपना अच्छे से करो, ठीक है? ये चीज कर सकते हो। और आपको क्या करना है, फ्री, ये मैंने बताया कि अपना लिख के, जो मेरी फ्रेंड थी ना, वो क्या करती थी, वो अपना वहां पे बैठ के एनालाइज करती थी और नोट्स बनाती थी अपने दिमाग में। हमें पता होता है कि हम क्या चीज कर सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अच्छा बनाने के लिए, तो उसके नोट्स लिखो बैठ के। एक पेज ले लो, उस पर लिखो कि मुझे आज ये करना है, रीड करना है, लिसन करना है, कुछ भी करना है, उस चीज के नोट्स बनाओ कि कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने जॉब के साथ कर सकते हो। अब जो लोग 4th ईयर के अंदर है उसके लिए बताती हूँ। यार जो 4th ईयर वाले हैं ना, वो काफी ज्यादा जल्दी कर रहे हैं वैसे तो इस चीज को। जब आपका एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है, तब भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको आप इम्पेशेंट हो रहे हैं और आपको अभी से करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मॉड्यूल्स में 1-2 मॉड्यूल कर लो,
लाइक क्वेश्चन पेपर करके देख लो, 4-5 कर लो, 5 बहुत है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे कर दिए ना तो आपको पता चलेगा कि एंड में आपके पास मॉड्यूल नहीं बचेंगे, आपके पास वही रिपीटेड मटेरियल आता रहेगा। तो इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ कि अभी इतना जल्दी भगने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा टाइम दो, आप कुछ और करो, रीडिंग करो, बुक्स को रीड करो, ठीक है, आप सीरीज देखो इंग्लिश वाली, और आप इंग्लिश में इंटरेक्शन करो लोगों से, रोल प्लेस देखो बस, ठीक है, देख के बात करने की कोशिश करो, अपनी स्पीकिंग को सुधारो, ठीक है, लेटर्स हैं वो लिख सकते हो, लेकिन रीडिंग और लिसनिंग वाली चीज है, वो चीज आप जब आपका एग्जाम टाइम होगा ना उस टाइम पे करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ही मटेरियल होता है ओईटी का, और उसको आप 2 महीने में खत्म कर सकते हो, तो ऐसा मटेरियल होता है, तो आप अपना उस हिसाब से ही उस चीज को करो, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बात है कि हिंदी मीडियम यार थोड़ा सा आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ी हल्की सी, तो इसलिए उस चीज के लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन करो, क्योंकि वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, और वो चीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जिनको बेसिक इंग्लिश आती है, इंग्लिश मीडियम है, उनके लिए ये सारी स्टेप्स बहुत ईजी हैं, 2 महीने या 2.5 महीने में आप अपना ओईटी क्लियर कर सकते हो मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके। लेकिन हिंदी मीडियम है यार, उनको थोड़ी शायद और डिटेल में पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप किसी इंस्टीट्यूट से बात करो, और अच्छे इंस्टीट्यूट से, जो खैरा इंस्टीट्यूट है ना यार, वो लोग काफी डिटेल में पढ़ाते हैं, तो मैं कहूंगी कि आप उनसे टाई अप कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो अपनी कोचिंग के लिए, और आपका भी क्लियर हो जाएगा इसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैंने अपनी सारी जो भी चीज़ें बताई हैं ये काफ़ी यूज़फुल हो आप लोगों के लिए, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए मैं यही विश करूँगी, और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू करो, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं, मुझसे पूछोगे मैं भी हेल्प करूँगी कहीं ना कहीं, मुझे कमेंट करोगे तो मैं ट्राई करूँगी कि उस चीज़ का रिप्लाई कर पाऊँ, और पहले वाले कमेंट्स को भी ट्राई करूँगी मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और मैं अपने बारे में भी, मेरी जो ओईटी के बाद वाली जर्नी है उसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, जैसे ही मेरा प्रोसेस और आगे बढ़ता है। और स्टे ट्यून तब तक, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है अलग अलग टिप्स के लिए, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन, एंड ओके, ऑल द बेस्ट।